जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 दिसंबर से गर्दनीबाग में प्रारंभ हो रहा है। साथियों, आपको बता दूं, इस भर्ती प्रक्रिया का जो मुख्य चरण है, उसमें एक चरण है लिखित परीक्षा का, और दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा का, और तीसरा चरण है आपका दस्तावेज सत्यापन का। जो तीसरा चरण है दस्तावेज सत्यापन का, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जिनके मन में शंका नहीं बना हो। तो साथियों, आज के वीडियो में डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम आपका सारा संशय और शंका दूर करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। साथियों, यहाँ से जो भी जानकारी दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी दिया जाता है। आज के वीडियो में हम विशेष करके बात करेंगे EWS और NCL के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी को लेकर के कमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा जो EWS सर्टिफिकेट है और NCL सर्टिफिकेट है, आवेदन के तिथि के बाद बना है, तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा। इसके अलावे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपना पिन कोड में, एड्रेस में, नाम में गलती कर दिए हैं, तो फिर उनको क्या करना होगा। अफिडेविट बनेगा तो फिर कहां से अफिडेविट बनवाना होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मिला जुला करके कहूं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान होने वाले EWS NCL के बारे में। फिर आवेदन के टाइम आप जो जो गलतियाँ किए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं साथियों, ये जो 19,838 पदों पे जो भर्ती आई थी, यह भर्ती का ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था, आप देखेंगे 18 मार्च से प्रारंभ हुआ था, और इसका जो अंतिम तिथि था 18 अप्रैल 2025 था। आप देखेंगे 18 अप्रैल 2025 तक आवेदन का पोर्टल खुला था, लेकिन फिर बाद में क्या किया गया, इसको और 6-7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, अर्थात 24 या 25 अप्रैल तक इसका अंतिम तिथि कर दिया गया था। अर्थात सामान्य शब्दों में कहा जाए, 19,838 पदों में जो भर्ती आई थी, उसका आवेदन प्रारंभ हुआ 18 मार्च से, और अंतिम तिथि है ना, पहली बार में 18 अप्रैल था, और दूसरी बार में आपका कितना हो गया था, 24 या 25 अप्रैल हो गया था, क्योंकि 6 दिन डेट बढ़ाया गया था। ठीक ना। तो उम्मीद है पहले आपको यह समझ में आ गया होगा। इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि इस डेट से हम लोग को बहुत कुछ लेना देना है ना। इसी डेट के माध्यम से हम लोग समझेंगे NCL और EWS के बारे में। सबसे पहले हम बता देते हैं NCL के बारे में, है ना। NCL के बारे में क्या कहा गया है, ठीक ना। तो NCL के बारे में और जो EWS के बारे में, है ना, कहा गया है, अर्थात जो कट ऑफ तिथि निर्धारित किया गया। देखिएगा, यहाँ पे मैं कट ऑफ तिथि लेकर के आया हूँ, जाति निवास NCL और EWS का, ठीक ना। कट ऑफ तिथि समझना जरूरी है। कट ऑफ तिथि CSBC जारी इस बार पहली बार किया है, और बताया है कि हमें जो भी कागजात चाहिए होगा इसी डेट के अंदर का चाहिए होगा। जैसे आप देखेंगे, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ तिथि निर्धारित किया है 18 अप्रैल 2025, अर्थात कोई भी व्यक्ति है जिसका जाति और निवास है, वो आपका होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का, वो 18 अप्रैल 2025 तक का बना होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो NCL सर्टिफिकेट है, ये आपका बना होना चाहिए 18 अप्रैल तक का, है ना। वहीं पे आपको बता दूं कि जो EWS सर्टिफिकेट है, ये भी 18 अप्रैल तक का क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वित्तीय वर्ष कितना लगा दिया है, 2023 और 24 लगा दिया है, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से एक समस्या जो सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका NCL सर्टिफिकेट 18 अप्रैल 2025 के पहले का है ना, लेकिन उनका जाति और निवास जो बना हुआ है वो बना है 18 अप्रैल के बाद का बना हुआ है, वो अभी नया बनवाए हैं। इसी प्रकार से जो जाति और निवास सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, बहुत सारे अभ्यर्थी 18 अप्रैल अर्थात आवेदन के बाद बनवाए हैं। तो ऐसे में क्या इन अभ्यर्थियों के साथ समस्या होगा या नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या उन्हें घबराने की जरूरत है या नहीं है। तो साथियों, आपको बता दूं, वैसे अभ्यर्थी जो 18 अप्रैल के बाद अपना जाति निवास
निवास बनवा लिए हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। और खास करके जिनका 25 अप्रैल तक या 24 अप्रैल तक बना हुआ है ना, या तो जाति हो, आय हो, या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष को ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं ना, तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक ना। आइए सबसे पहले हम आपको एनसीएल के बारे में समझा देते हैं, एनसीएल के बारे में, ठीक, कि एनसीएल कब से कब का होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक तो चीज आपको याद हो गया होगा कि जो एनसीएल का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है, कट ऑफ तिथि, वो निर्धारित किया गया है आपका 18 अप्रैल, अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि, है ना। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 के बीच का बना हुआ है एनसीएल सर्टिफिकेट, उन सभी अभ्यर्थियों का एनसीएल सर्टिफिकेट क्या होगा, वैलिड होगा, है ना। जिन अभ्यर्थी का एनसीएल सर्टिफिकेट 2023-24 के बीच में बना होगा, उन सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म 18B भरना होगा। और वो फॉर्म 18B कहाँ से भरेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो फॉर्म 18B उनको मिलेगा गर्दनी बाग में। जब वो शारीरिक दक्षता परीक्षा देने जाएंगे तो वहीं पे उनको फॉर्म 18B भरना होगा, और जैसे फॉर्म 18B भर देंगे ये कंफर्म हो जाएगा कि इनका एनसीएल सर्टिफिकेट क्या है, ओके है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, एनसीएल सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी आप अपना डेट याद कर लीजिए। अगर आपका इस डेट के बीच में है तो आप एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। डेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक बना है, तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। अगर इसके बीच में आ रहे हैं आप तो बिल्कुल सेफ जोन में है, एनसीएल की वजह से आप बाहर नहीं किए जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे सीएसबीसी थोड़ा सा मामला फंसा दिया है। आवेदन का तिथि ये रखा है 18 अप्रैल, है ना, कट ऑफ तिथि निर्धारित किया है, लेकिन वो खुद 6 दिन डेट भी आगे बढ़ा दिया है, 6 दिन डेट भी आगे बढ़ा दिया है, अर्थात 24 अप्रैल तक कर दिया आवेदन का तिथि। ऐसे स्थिति में भाई मेरे बहुत ऐसे लोग होंगे कि जो 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल को भी बनवाए होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे। तो उन अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, है ना। तो साथियों आपको बता दूं कि जो डेट बढ़ाया गया है, जितना दिन बढ़ाया गया है, सीएसबीसी अब कट ऑफ का तिथि क्या करेगा, वही निर्धारित करेगा। तो उन अभ्यर्थियों को भी घबराने का जरूरत नहीं है जिनका 24-25 अप्रैल तक बना हुआ है। डेट बढ़ाने के बाद का जो तिथि है ना, अगर उतना तिथि के अंदर बना हुआ है तो किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। अब आवेदन जब समाप्त हो गया, अर्थात 24 अप्रैल जब समाप्त हो गया, तो उसके बाद से जो अभ्यर्थी बनाए एनसीएल सर्टिफिकेट, फिर उनके साथ क्या होगा। तो साथियों आपको बता दूं कि उनके साथ यही होगा कि सीएसबीसी उनके ऊपर क्या करेगा, निर्णय लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, निर्णय लेगा तो पॉजिटिव निर्णय लेगा, निगेटिव निर्णय नहीं लेगा। जब आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा फिजिकल के बाद, तो जब दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा उसके बाद से आप देखेंगे मेधा सूची के पहले स्क्रूटनी होता है ना, सीएसबीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का कार्य करता है। तो उस दौरान अगर सीएसबीसी को लगेगा कि हाँ इनके सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में कुछ कमी है, तो दोबारा वो क्या करता है, फिर से लिस्ट जारी करता है और फिर आपको दोबारा वो क्या करेगा, बुलाने का कार्य करेगा। तो जिस भी भाई का एनसीएल सर्टिफिकेट आप देखेंगे 18 अप्रैल के बाद बना हुआ है, 24 अप्रैल के बाद बना है, उस किसी भी अभ्यर्थी को घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोग चुपचाप अपना क्या करिए, फिजिकल करिए, ठीक ना। और जिनका निवास और जाति है ना, वो भी 18 अप्रैल के बाद बना है, तो उनको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर के फिजिकल करिए। आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गर्दनी बाग में हो जाएगा, सब लोग पास भी हो जाएंगे, कोई अभ्यर्थी पेंडिंग भी नहीं रहेगा। और दोबारा सीएसबीसी जब स्क्रूटनी करेगा तो उस टाइम क्या करेगा, आपका लिस्ट भी वो जारी करके और फिर से आपको दोबारा बुला के सर्टिफिकेट मांग भी लेगा, उसको कमी रहेगा तो, है ना। वहीं पे अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। साथियों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में सीधा सीधी लिख दिया है, यहां पे आप लोग पढ़ लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में ये लिखा है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए, है ना, सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए, है ना। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए। तो यहां पे आ जाइए, 23-24 का वित्तीय वर्ष होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि 1 अप्रैल 2024 के बाद और 31 मार्च 2025 तक बना है, ऐसे स्थिति में आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर लिखा होगा वित्तीय वर्ष 2023 और 24, और यही वाला वित्तीय वर्ष आपका क्या होगा, मान्य होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अगर 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, है ना, जिनका भी बना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आप लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, है ना। अब देखिए, जिनका 31 मार्च के बाद बना है, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक बना होगा, इनके वित्तीय वर्ष पे लिखा होगा
2024-25 लिखा होगा। क्या लिखा होगा भाई मेरे? 2024-25 लिखा होगा। तो जिन पर 2024-25 लिखा होगा भाई मेरे, अब इनके साथ क्या होगा, थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन आप लोग भी फिजिकल करिएगा, है ना। फिजिकल आपको छोड़ना नहीं है। आप लोगों के ऊपर भी सीएसबीसी क्या करेगा भाई मेरे, पॉजिटिव निर्णय लेने का कार्य करेगा। लेकिन 31 मार्च वाले पूरा का पूरा क्या है, सेफ है ना। वहीं पे अगर बात करूं कि जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक बनाया होगा, उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा, 2022 और 23 लिखा होगा। तो सीएसबीसी ये बोल रहा है कि हम ये भी लेने का कार्य नहीं करेंगे, है ना। अर्थात आपको बता दूं कि जो बहुत पुराना ईडब्ल्यूएस बना लिए हैं और जो नया बनाए हैं, है ना, इन दोनों के ऊपर सीएसबीसी क्या करेगा, निर्णय लेगा। जो नया बनवाए हैं 18 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल के बाद, तो इनके ऊपर भी सीएसबीसी पॉजिटिव निर्णय लेगा। कम से कम जो 24 अप्रैल तक जो लोग फॉर्म भरे हैं उनका तो एटलीस्ट सीएसबीसी वैलिड ही करेगा। लेकिन ये अजीब तरह का विडंबना है, एक प्रकार से कह सकते हैं भाई मेरे, है ना, कि 31 मार्च तक बनवाएंगे तो वित्तीय वर्ष 2023-24 लिखेगा, लेकिन सीएसबीसी फॉर्म भरवा रहा है आपका 18 अप्रैल तक, है ना। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 31 मार्च के बाद अपना गए होंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने, है ना। तो ऐसे स्थिति में सीएसबीसी अभ्यर्थियों को दुविधा में डाल दिया, है ना। उसको क्लियर करना पड़ेगा। जब वो बोल रहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो कट ऑफ तिथि निर्धारित होगा, यहां पे आप लोग देख लीजिए, यहां पे लिखा है ईडब्ल्यूएस के बारे में जो कट ऑफ तिथि निर्धारित किया है 18 अप्रैल 2025। कहने का मतलब ये है, ये खुद कह रहा है कि 18 अप्रैल तक का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और वित्तीय वर्ष ये मांग दे रहा है कितना, 2023 और 24 का। ध्यान से समझ लीजिए, 2023 और 24 का वित्तीय वर्ष मांगा है सीएसबीसी, है ना। तो 31 मार्च 2025 तक बनवाएंगे तभी लिखेगा आपका वित्तीय वर्ष 2023 और 24। इसके बाद बनवाएंगे तो वो लिख देगा 2024 और 25 लिख देगा। और 2024 और 25 मान लीजिए 31 अप्रैल के बाद बच्चा जब तक आवेदन का अंतिम तिथि है तब तक तो बनवा सकता है ना, और तब तक बनवाएगा तो फिर ये आपका वित्तीय वर्ष क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। ऐसे स्थिति में सीएसबीसी को इस पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, और 100% सीएसबीसी क्लियर करेगा। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो आवेदन एक अलग से नोटिफिकेशन निकाले या फिर से कुछ ऐसा जानकारी दे, नहीं। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसी दौरान सीएसबीसी क्या करेगा, इस चीज को क्लियर कर देगा। तो किसी भी अभ्यर्थी को घबराने का जरूरत नहीं है ना। इसके रिगार्डिंग हम ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के रिगार्डिंग एक विधिवत वीडियो भी बना दिए, है ना। लगभग उसको 60-70 हजार लोग देखे भी हैं, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग उसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा, जो ईडब्ल्यूएस एनसीएल सर्टिफिकेट है कब का होना चाहिए, है ना। इसके अलावा, है ना, ये तो रहा ईडब्ल्यूएस एनसीएल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, है ना। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो खास करके ध्यान देगी। महिला अभ्यर्थी का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा पति के नाम से बनेगा, बाकी उनका जो निवास होगा और अन्य डॉक्यूमेंट जो भी उनके लगेंगे सब पिता के नाम से लगेंगे। उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, है ना। अब आते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम में गलत होता है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम में गलत है ना। अभ्यर्थी के नाम पे, है ना, खास करके सर्टिफिकेट पर, आवेदन का छोड़ दीजिए, अगर आवेदन में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाएगा तो फिर आपका फाइनल मेधा सूची में नाम नहीं आएगा। इस बात को याद रखिए। अगर आपका कैटेगरी गलत हो गया है तब भी आपका फाइनल मेधा सूची में नाम नहीं आएगा। अगर आप मेल हैं और आप फीमेल कर दिए हैं, या फीमेल हैं आप मेल कर दिए हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका मेधा सूची में नाम नहीं आएगा। ये 3 के अलावा अगर अन्य कोई गलती है तो आपका 100% रिजल्ट क्या होगा, बनेगा। तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम में गड़बड़ी हो गया है, अभ्यर्थी के नाम पे पिता का नाम हो गया और पिता के नाम पे अभ्यर्थी का नाम हो गया, ऐसा हुआ है ना। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नाम में स्पेस हो गया है, नाम में क्या हो गया है, स्पेस हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मार्कशीट का नंबर भरने की जगह पे मार्कशीट का सीरियल नंबर भर दिए हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पिन कोड गलत हो गया है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एड्रेस गलत हो गया है, पता गलत हो गया है ना। तो अब इन अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी इसी को लेकर के कमेंट करने का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो आपको बता दूं, अगर ये 3 चीज छोड़ करके आपका कोई भी चीज गलत है, कोई भी चीज गलत है, तो आपको अफिडेविट बनाना होगा। और अफिडेविट आप बनाएंगे एसडीओ लेवल का। कहाँ का बनाएंगे, एसडीओ लेवल का। मैं एक वीडियो आगे ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। अफिडेविट के रिगार्डिंग कब से कब का कहाँ बनता है अफिडेविट, उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से बनता है, उसको आप लोग देख करके क्या करिएगा, समझ जाइएगा, ठीक ना।
कहने का मतलब यह है कि जिस भी अभ्यर्थी का है ना ये डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी और मेल का फीमेल छोड़ करके है ना अन्य कोई भी चीज़ गलत है, कोई भी चीज़ गलत है, तो ऐसे स्थिति में उनको अफिडेविट बनवाना होगा और अफिडेविट बना लेंगे तो उनका निदान निकल जाएगा। अफिडेविट आपका वहाँ पे एक्सेप्ट भी किया जाता है ना। तो बाकी का अन्य जो जानकारी है भाई मेरे, मैं अफिडेविट का वीडियो यहाँ पे ऐड भी कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आपको अफिडेविट का पहले फॉर्मेट दिखाते हैं साथियों। ये अफिडेविट का फॉर्मेट है, एक बच्चे ने बनवाया है। नमस्कार साथियों, यदि आप मद्य निषेध, कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के पदों पे आई नई भर्ती का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सीडीए बहुत ही धमाकेदार ऑफर लेकर के आया है। साथियों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों को बता दीजिएगा क्या है ऑफर। आइए आपको मैं बताता हूं। साथियों हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया है मद्य निषेध के रिगार्डिंग, वह दंगल बैच के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग आपको 200 टेस्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी है, अर्थात जो सीएसबीसी ने नया सिलेबस डिजाइन किया है मद्य निषेध का, उस नए सिलेबस को हम लोग प्रॉपर वे में नोट्स बना करके पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपका हम लोग नोट्स भी बनवा रहे हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो 200 टेस्ट और संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और इस सीडीए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड करेंगे दंगल बैच का ऑप्शन आ जाएगा। आपको परचेज करने के लिए 599 रुपीज पे करना होगा। इंडिया का सबसे सस्ता बैच है, जिसके अंतर्गत 200 टेस्ट आपको दिया जा रहा है। जो आप टेस्ट देंगे उसका रिजल्ट, रैंकिंग और कटअप भी आपको बताया जाएगा। 200 टेस्ट के माध्यम से 20,000 आपका जीके जीएस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। वहीं पे बात करूं कि जो सिर्फ और सिर्फ मेगा मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, 200 टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोगों ने 399 में बैच लॉन्च कर दिया है। तो अब देर मत करिए, समय नहीं है। एग्जाम आप देखेंगे मार्च के महीना में होना अनुमानित है। ऐसे स्थिति में आपको तैयारी में लग जाना होगा और सीडीए जैसा सटीक प्लेटफॉर्म और बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। एक बार आप लोग इस पर जुड़िए और फिर आप लोग देखिए आप में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। सीधे आप लोग वर्दी पहनने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। अभी इसका फिजिकल होना क्या है बाकी है। तो सबसे पहले हम अफिडेविट के बारे में बता दें कि अफिडेविट होता क्या है। साथियों अफिडेविट जिसे हम लोग हलफनामा भी कहते हैं, है ना, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, साक्ष्यों के मतलब व्यक्ति का लिखित रूप से बयान होता है ना, जो वो कानूनी रूप से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हलफनामा या अफिडेविट भी कहते हैं। आप लोग गूगल पे टाइप करेंगे तो वो आ भी जाएगा, ठीक ना, किसे अफिडेविट कहते हैं। तो साथियों देखिए बनता कैसे है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस लेवल का बनेगा, कितने रुपये का बनेगा। तो साथियों आप लोग अफिडेविट बनवाइएगा तो मजिस्ट्रेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप लोग बनवाइएगा। आप लोग का जो स्टाम्प होगा 100 रुपये का, ठीक ना, और जो 100 रुपये का स्टाम्प है उस पर आप लोग का साथियों इस तरह का आप लोग का ये फॉर्मेट रहेगा। स्टाम्प रहेगा 100 रुपये का स्टाम्प रहेगा और उस पर 25 रुपये का टिकट रहेगा। ये देखिए ये 25 रुपये का टिकट है लिखा हुआ, ये स्टाम्प है 100 रुपये का, मतलब आपको 125 रुपये का, या आप लोग कहिएगा हमको 100 रुपये के स्टाम्प पे बनवाना है और 25 रुपये का टिकट लगा, 125 रुपया आपको इसका खर्चा आएगा। और साथ ही साथ जो वकील बनाएंगे, वकील क्या करेंगे, वो अपना खर्चा लेंगे, लगभग 350 रुपया में क्या होगा, हो जाएगा। अगर आपको एक चीज और मैं बताऊं, अगर आपको जीरो जानकारी है तो आप अपने यहाँ नजदीकी कचहरी में जाइएगा, अपने जिला में। जब जाएंगे कचहरी में तो वहां पे वकील सारा चीज आपका कर देंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वही आपको करेक्ट बता देंगे कितना रुपये का लगेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 100 रुपया के स्टाम्प पे आपका ये सब सुधार हो जाएगा, ठीक ना, उससे ज्यादा का स्टाम्प लेने का जरूरत नहीं है। तो आइए मैं इस बच्चे का मैं लिया हूँ, है ना, इसमें क्या गलती है, यह किस तरीके से बनवाया है। साथियों देखिएगा यह लड़का जो अपना बनवाया है अफिडेविट, यह किसके समक्ष ये शपथ ले रहा है, कार्यपालक दंडाधिकारी जहानाबाद, है ना, जहानाबाद जिला का ये लड़का है ना। लिख रहा है कि मैं राजकुमार भगत, पिता दिनेश लाल, निवासी ग्राम चंदवापुर, पोस्ट धनगावा, थाना जिसका जिला जहानाबाद, है ना, बिहार, शपथ पत्र पर, है ना, सत्य भाव से निष्ठापूर्वक निम्नवत उद्घोषणा करता हूं, है ना। जो व्यक्ति अपना अफिडेविट बनवा रहा है वह एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं सत्यता पूर्वक अपना विवरण क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, है ना। मेरा नाम है राजकुमार भगत, मेरे पिता का नाम है दिनेश लाल यादव, मैं यहाँ का क्या हूँ, निवासी हूँ। साथियों सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जो अफिडेविट होता है, अफिडेविट व्यक्ति किसी वकील के समक्ष, है ना, या फिर कानूनी रूप से यह स्वीकार करता है कि मेरे द्वारा जो भी सूचना दिया जा रहा है वह सूचना 100% ऑथेंटिक है। यदि मेरा सूचना बाद में अगर कोई गलत पाया जाता है तो आप मेरे ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई या मुकदमा कर सकते हैं। अफिडेविट का मतलब यही होता है, व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, ठीक ना। तो देखिए यह व्यक्ति पहले ये किया है। अब आगे देखिए पॉइंट वाइज लिखा है, यह कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं। यह व्यक्ति क्या उद्घोषणा करता है, राजकुमार भगत कह रहा है कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं। यहाँ पे पता दिया है ना, उपरोक्त पता ऊपर वाला है, यहाँ का निवासी है। देखिएगा ऊपर में ये अपना सारा पता दे दिया है, बता रहा है कि मैं निवासी हूं। अब देखिए आगे यह दूसरा नंबर में क्या कह रहा है,
यह कि मेरा आधार नंबर पर एवं मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर मेरा नाम राजकुमार भगत अंकित है, जो सही एवं सत्य है। इस व्यक्ति का ओरिजिनल नाम, चाहे वो मार्कशीट पर हो चाहे आधार कार्ड पर हो, ओरिजिनल नाम क्या है? राजकुमार भगत। अब आगे देखिए तीसरा नंबर में क्या है, यह कि मैं केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, है ना, बिहार सिपाही हेतु आवेदन किया था, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2023 है, जिसका रोल नंबर इतना है ना, इतना है, जिस पर ऑनलाइन कर्ता के द्वारा भूलवश मेरा नाम कुमार राज भगत अंकित कर दिया गया है, जो सही नहीं है। देखिएगा यह अफिडेविट में क्या स्वीकार कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरा ओरिजिनल नाम है राजकुमार भगत, यही मेरा आधार कार्ड पे है, यही मेरा मार्कशीट पे है, सारा चीज मेरा ओरिजिनल नाम राजकुमार भगत है। लेकिन जब मैं फॉर्म अप्लाई किया था तो फॉर्म अप्लाई के समय जो मेरा नाम है राजकुमार भगत की जगह कुमार राज क्या हो गया है? भगत हो गया है, ठीक ना। अब तीसरा में देखिए, चौथा में यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह कि मैं अपना सही एवं वास्तविक नाम राजकुमार भगत को सत्यापित करने हेतु यह शपथ पत्र निष्पादित करता हूं, है ना। मतलब ये जो ओरिजिनल है, फिर एक बार एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं वास्तविक रूप से, या मेरा जो वास्तविक नाम है राजकुमार भगत ही है, ये मैं खुद सत्यापित करता हूं या शपथ पत्र पर निष्पादित कर रहा हूं, या कह लीजिए कि मैं एफिडेविट पर या जो कानून के समक्ष मैं ये बात को क्या कर रहा हूं? स्वीकार कर रहा हूं, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे यह बच्चा किस तरह से बनवाया है। इसका जब फॉर्म भरा था उसमें गलती हुआ है, तो पहले ये सही बताया, है ना, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा ओरिजिनल नाम ये है, मेरा गलती हो गया है। जिस विभाग के लिए बनाया जाता है अफिडेविट उसका भी लिखा जाता है कि किसके लिए आप बनवा रहे हैं, तो केंद्रीय चयन पार्षद के लिए ये बनवाया है, ठीक ना, और बाद में ये सत्यापित भी कर रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसी तरीके से सब चीज बनवाएंगे, है ना, सब चीज यही रहेगा। उसके बाद से आप यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में, है ना, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर मेरा नाम के जगह पे आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ अंकित है, जो सही एवं सत्य है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक, और फिर यहाँ आप गलत वाला लिखेंगे, है ना। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जिनका गलत है उनको तो बाहर कर दिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। डेट ऑफ बर्थ मेल का फीमेल हो गया है, इन बच्चों को क्या किया जाएगा? बाहर किया जाएगा। आपको मैं बताया था किन किन कैटेगरी, जिनका कैटेगरी भी चेंज हो गया है उनको भी क्या किया जाएगा? बाहर किया जाएगा। तो उन लोगों का नहीं बनेगा, एफिडेविट लेके जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ये उनके लिए है जिनका नाम गलत हो गया है, जिनका पता गलत हो गया है, साथ ही साथ नाम में स्पेस हो गया है। मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम में अगर ये कहता कि मेरा नाम, है ना, राजकुमार भगत, है ना, राजकुमार भगत अंकित है, जो सही एवं सत्य है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम यदि राजकुमार भगत अगर राजकुमार एक में हो जाता है, यह सट करके आ जाता है फॉर्म भरते टाइम मेरा राजकुमार भगत है स्पेस के वजह से, तो फिर वो भी ऐसे ही बनाएगा अफिडेविट। तो जिनका नाम में स्पेस है, जिनका नाम के सरनेम में गलती हो गया है ना, बहुत सारे लोग का जो यूपी बोर्ड से हैं, जिनका जो भी लड़कियां हैं उनके सर्टिफिकेट में पहले कुमारी लगा होता है, नाम आगे होता है ना, और फॉर्म भरे हैं वो नाम से। तो जिनका नाम में इरर है, जिनका थाना में इरर है, जिनका पोस्ट ऑफिस में, जिनका छोटा मोटा एड्रेस में इरर है, तो आप लोग अफिडेविट बना करके ले जा सकते हैं। साथियों ये आपका अफिडेविट का पूरा क्या है? फॉर्मेट है। इसी प्रकार से आपको बनवाना है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कुछ नहीं आता है समझ, कुछ नहीं आता है, या मैं जो आपको बताया नहीं समझ में आया, तो आपको करना क्या है? आप जाइएगा अपने यहाँ कचहरी में, वहां जाएंगे, किसी वकील को आप पकड़िए, है ना, वकील के सामने ही ये सब चीज क्या होता है? बनता है। देखिए यहाँ पे कार्यपालक दंडाधिकारी जहानाबाद, ये एक अधिवक्ता का मोहर है, लिखा है अधिवक्ता ने पहचान की है कि यह मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथ एवं निष्ठापूर्वक स्वीकार किया है कि शपथ पत्र एवं लिखित सभी सही एवं क्या है? सत्य है। ये साफ पढ़ा नहीं रहा है, मतलब व्यक्ति जो है इस वकील के सामने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। यदि व्यक्ति कुछ गलत करेगा, अगर गलत जानकारी देगा, तो इसके ऊपर मुकदमा भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है, आपको एफिडेविट बनवाना है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो आप कचहरी चले जाइएगा, किसी वकील को पकड़िएगा और वकील को बोलिएगा कि हमारा ये प्रॉब्लम है, मेरा नाम गलत हो गया है, मेरे नाम में सरनेम चेंज हो गया है, मेरे नाम में स्पेस हो गया है, मेरा पता गलत हो गया है, पिन कोड गलत हो गया है, थाना गलत हो गया है। वो का बात समझ जाएगा और वही क्या करेगा? अफिडेविट बना देगा। आपका 350-400 रुपया क्या लगेगा? खर्चा लगेगा। अब एक डाउट और मैं क्लियर कर दूं, जो अदर स्टेट के हैं वो कहां से अफिडेविट बनवाएंगे? ये भी बहुत अच्छा मतलब डाउट है। साथियों देखिए, आप जिस भी राज्य से हैं, है ना,
आप जिस भी राज्य से हैं और जिस जिला से बिलोंग करते हैं आप वहीं से अफिडेविट बनवाइएगा, है ना। जैसे मान लीजिए राजस्थान का कोई लड़का फॉर्म डाला है बिहार पुलिस का, उसके नाम में इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो बिहार आके अफिडेविट नहीं बनवाएगा, वो वहीं पे बनवा लेगा, है ना। वहाँ का जो कचहरी होगा वो लेकर के आएगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अब देखिए अफिडेविट लेंगे तो होगा क्या, वहाँ पे सीएसबीसी में हो क्या रहा है साथियों। अफिडेविट ले रहा, अगर आपका कोई भी चीज गलती है, ठीक ना, तो हो सकता है कि आपका अफिडेविट वो लेने के बाद हो सकता है पेंडिंग में डाल दे। तो एक चीज ध्यान रखिए, आप ही का पेंडिंग में नहीं डाल रहा है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी डाल रहा है, एनसीएल में भी डाल रहा है, और कुछ गलती होगा अगर अफिडेविट वाला को भी पेंडिंग में डालेगा तो पेंडिंग कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज साथियों और मैं क्लियर कर दूं, आप लोग अफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा, लेकिन आप लोग पहले अफिडेविट मत सौंप दीजिएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूं आप लोग इसको ध्यान से समझिए। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जैसे देखिए इस बच्चे का क्या है, जैसे मान लीजिए राजकुमार भगत की जगह कुमार राज भगत हो गया है ना। बहुत सारे लोग होंगे जिनका राजकुमार भगत के जगह पे सिर्फ राजकुमार हो गया होगा, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं वहां पे अधिकारी उनको करने दीजिए, आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जब वो पेंडिंग लिखेंगे, पेंडिंग का कलम चलाएंगे, तब आप बोलिएगा कि सर मेरे पास अफिडेविट भी है, इसका मैं सुधार करके ले आया हूं, या आपसे जब पूछेंगे तब बताना है, पहले आप मत बता दीजिएगा। अगर छोटा छोटा किसी के नाम में स्पेस में भी हल्का पुल्का हो गया है दिक्कत, है ना, स्पेस का चक्कर है, तो ऐसे स्थिति में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप डीवी रखिएगा अपने पास, तुरंत मत दीजिएगा, पहले उसको कर लेने दीजिए, क्या पता कि वो आपका क्लियर कर दे, है ना। और जैसे ही आप बता देंगे कि मेरा अफिडेविट है तो उसको शक हो जाएगा आप पे, या डाउट हो जाएगा कि इसके डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है, पेंडिंग लिख देगा। तो आप लोग पहले मत बताइएगा, उसको जो कर रहा है आप लोग करने दीजिए, ठीक ना। और अफिडेविट से ही सारा चीज होगा, निदान हो जाएगा 100%। आपको ये नहीं सोचना है, फिर आप लोग ये मत बोलिएगा पेंडिंग में डाल देगा तो मेरा क्लियर होगा कि नहीं। बहुत सारे हजारों के हजारों बच्चे क्या है पेंडिंग में है। अन्य कोई जानकारी चाहिए होगा तो हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है, सीडीए का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूं, ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप लोग क्या करिएगा, कॉल कर लीजिएगा और अन्य जानकारी ले लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने का कार्य कीजिएगा। धन्यवाद।